स्टार्ट कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, हमारे पास स्टेरॉइड को जो हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये क्या क्या एक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ग्लूकोकार्टिकाइड की बात कर ली थी कि हमारे पास ग्लूकोकार्टिकाइड में अ, जो मेडिसिन आते हैं, कार्टिसोल वगैरह, जो डेक्सामेथासोन वगैरह, ये ठीक है। तो उसको किस तरह डिवाइड कर लिया है, इसमें हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है, और हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग भी आते हैं। तो शॉर्ट एक्टिंग जो हमारे पास होते हैं ना स्टूडेंट, उसकी हाफ लाइफ हमारे पास होती है फॉर लेस देन 12 आवर। ठीक है, और इसमें कौन सी मेडिसिन आते हैं, हाइड्रोकार्टिसोन है, कार्टिसोन है, ठीक है। और रिलेटिव इन्फ्लेमेटरी पोटेंसी मतलब ये है कि इसकी इन्फ्लेमेशन में ये कितना पोटेंट है, कितना अपना इफेक्ट शो कर लेता है। सो हाइड्रोकार्टिसोन 1 इसकी पोटेंसी है, 0.8 कार्टिसोन की है। अच्छा, फिर अगर हम देख ले रिलेटिव मिनरलोकार्टिकाइड एक्शन, तो इसकी मिनरलोकार्टिकाइड एक्शन भी है बहुत स्ट्रांग, कार्टिसोन की भी है। डोज इसका कितना आता है, 20 mg हाइड्रोकार्टिसोन का, और कार्टिसोन की 25 mg। इसका रूट है पर ओरल, IM, IV, इंट्रा, ठीक है, IA रूट से भी हम इसको दे सकते हैं, और कार्टिसोन भी हम दे सकते हैं पर ओरल, IM। फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग में हमारे पास आते हैं, उनका हाफ लाइफ होता है मेनली, और उनका एक्शन होता है अराउंड अबाउट 12 to 36 आवर। इसमें आते हैं प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन एंड मिथाइल प्रेडनिसोलोन। इंटरमीडिएट एक्टिंग में कि ये शॉर्ट एक्टिंग से ज़्यादा काम कर लेता है और लॉन्ग एक्टिंग से कम। तो इन्फ्लेमेटरी पोटेंसी अगर हम बात कर ले तो प्रेडनिसोन की 3.5 है, प्रेडनिसोलोन की 4 है, और मिथाइल प्रेडनिसोलोन की 5 है। अच्छा, मिनरलोकार्टिकाइड एक्शन भी इसकी इतना ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट है, और मिथाइल प्रेडनिसोलोन की बिल्कुल कम है। ये इसके डोजेस है ये आगे। अच्छा, अगर हम बात कर ले ट्राइएमसिनोलोन और फ्लोप्री निसोलोन, ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी, इनकी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है, और हमारे पास डोज इसका इतना है। अच्छा, ये हमारे पास थे इंटरमीडिएट एक्टिंग। अभी हम जाते हैं लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड में, हमारे पास जो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए काम करते हैं, उसमें फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 48 आवर, इसमें हमारे पास आते हैं पैरामीथासोन, डेक्सामेथासोन एंड बीटामीथासोन। ठीक है, ये थ्री टाइप्स, तो थ्री टाइप ऑफ मेडिसिन जो है ये हमारे पास है, लॉन्ग एक्टिंग है। ठीक है, 48 और 252 आवर इतना ये बॉडी में काम कर लेते हैं। इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी पोटेंसी की अगर हम बात करें तो 30 पोटेंट है ये हमारे पास। और मिनरलोकार्टिकाइड एक्टिविटी इसकी नहीं है, ये इनका डोज है, और ये इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। अच्छा, थेरापीटिक यूजेस इनके क्या है स्टेरॉइड के। ठीक है, स्टेरॉइड को हम कौन कौन से डिजीज में यूज कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट वन इज एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एंड अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में या बॉडी में एंडोक्राइन हार्मोनल कोई मसला हो तो उसमें हम स्टेरॉइड यूज कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट वन इज प्राइमरी एड्रिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी, अगर एड्रिनल ग्लैंड में कोई मसला है और वहां से ये स्टेरॉइड हार्मोन नहीं बन रहे तो उसमें हम ये देख सकते हैं। फिर सेकेंडरी एड्रिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई मसला हो तो उससे भी हम, उसमें भी हम ये देख सकते हैं। टर्शरी एड्रिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी में कि हमारे पास जो हाइपोथैलेमस में अगर कोई मसला हो। कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, हमारे पास हाइपरप्लेजिया ये है कि एड्रिनल में कोई कंजेनिटली बाय बर्थ उनके सेल्स ज्यादा हो गए हैं, और उधर से वहां पर फॉर एग्जांपल हार्मोन्स नहीं है, तो उसमें हम फिर ये दे सकते हैं। फिर हमारे पास ये हम कौन कौन सी डिजीज में दे सकते हैं, ऑटो इम्यून एंड एलर्जिक डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून मीन कि वो डिजीज जिसमें अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम अपने ही सेल पर एक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, तो उसमें भी हम स्टेरॉइड दे सकते हैं। और एलर्जिक अगर कोई रिएक्शन हो गया है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, ठीक है, ये हमारे पास एक डिसऑर्डर है जो कि मेनली जॉइंट और उस पे एक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास, उसमें भी हम ये दे सकते हैं, और ये हमारे पास मेनली ऑटो इम्यून डिजीज के कैटेगरी में आता है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। और ये हमारे पास मेनली मेरे ख्याल में टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होता है, तो उसमें ये सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस एक बंदे को होती है। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है, क्या करके बंदा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में चला जाता है। हम जो हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं हम कहते हैं ही इज इन शॉक, तो उसमें हम ये दे सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अगर हो गया है किसी को, तो उसमें भी हम ये डेक्सामेथासोन वगैरह, प्रेडनिसोन, हाइड्रोक्लोरोकार्टिक वगैरह दे सकते हैं। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हमारे पास अभी क्या है स्टूडेंट, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज अ रेयर सीरियस डिसऑर्डर ऑफ योर स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन।
ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का सीरियस इन्फेक्शन है, और ये मेनली हमारे पास रिएक्शन होता है किसी मेडिसिन में। किसी मेडिसिन को अगर कोई बंदा रिएक्शन कर जाता है तो उसका स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन ये बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। often it begin with flu like symptom followed by painful red or purplish rash that spread and blister। ये अगर किसी कोई बंदा किसी ड्रग को रिएक्शन कर जाता है तो हमारे पास उसके इवन उसका स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, ब्लिस्टर बन जाते हैं उस पे, पेनफुल, ठीक है। तो ये हमारे पास उसमें भी हम ये दे सकते हैं स्टेरॉइड। अगर स्किन वार्ड में आप लोग देख लिया स्किन मेडिसिन तो उसमें स्टेरॉइड बहुत ज्यादा यूज होते हैं। है फीवर हमारे पास अभी क्या है, आल्सो कॉल्ड एलर्जिक राइनाइटिस काज कोल्ड लाइक साइन सिम्टम सच एज रनी नोज, इची आईज। ठीक है, हमारे पास ये एक एलर्जिक रिएक्शन होता है जिसको हम है फीवर कहते हैं। तो उसमें मेनली कोल्ड की तरह साइन सिम्टम शो करते हैं, रनी नोज होता है उसमें, इची आइज मतलब आइज बहुत ज्यादा खारिश करते हैं, कंजेशन उसको होती है फॉर एग्जांपल इस तरह बहुत ज्यादा स्पूटम और ये उसको आते हैं, स्नीजिंग, इवन स्नीज भी कर जाता है, एंड साइनस प्रेशर। साइनस हमारे पास क्या है, हमारे जो फेस में जो हड्डियां है उसके जो बोन्स हैं उसके दरमियान एक सुराख से होती हैं, तो उसमें वो कंजेशन हो जाता है। एंजियो न्यूरोटिक एडीमा, ठीक है, एंजियोडीमा भी उसको हो सकता है। मैनेजमेंट ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन, अगर हम बाहर से कोई ग्राफ्ट देते हैं फॉर एग्जांपल केबेज करते हैं या कोई लीवर में लीवर की सर्जरी हो तो उसमें भी दे सकते हैं स्टेरॉइड कि उसकी रिजेक्शन कम हो जाए और इम्यून सिस्टम हमारे पास सप्रेस हो जाए। डर्माटोलॉजिकल मीन स्किन के रिलेटेड मेनली, रोराइटिस वूली, ठीक है। तो ये हमारे पास रोराइटिस मीन जब स्किन हमारे पास स्किन में कोई रिएक्शन वगैरह हो जाता है और स्किन में डिजीज आता है, सोरियोसिस, ये भी हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिजीज है। और स्किन सिबोरिक डर्माटाइटिस, डर्माटाइटिस मीन कि ये भी स्किन में जब कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाए। अप्थाल्मिक डिसऑर्डर में भी हम दे सकते हैं आयराइटिस, ठीक है, आयरिस में जब कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए। कॉर्नियल अल्सर, हमारी कॉर्निया है आई में, उसमें जब अल्सर्स हो जाए तो उसमें भी हम ये दे सकते हैं। रिस्पायरेटरी डिजीज फॉर एग्जांपल आस्थमा है किसी को तो उसमें भी हम स्टेरॉइड दे सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल साइड में बहुत ज्यादा अगर किसी की ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा तो उसमें फिर डायरेक्टली वो स्टेरॉइड देते हैं। न्यूप्लास्टिक डिजीज फॉर एग्जांपल कैंसर वगैरह है तो उसमें भी हम स्टेरॉइड दे सकते हैं। एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज फॉर एग्जांपल एंटी स्ट्रेस, एंटी स्ट्रेस के लिए भी हम दे सकते हैं, एंटी टॉक्सिक इफेक्ट के लिए भी, और एंडोटॉक्सिक शॉक में भी हम दे सकते हैं। तो इट वाज यूज इन ऑटोइम्यून। अच्छा, फिर हमारे पास डायग्नोसिस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम क्या है स्टूडेंट, व्हेन देयर इज वेरी हाई अमाउंट ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, कार्टिसोल हार्मोन, अगर वो बहुत ज्यादा मिकदार में प्रोड्यूस हो रही हो तो उसको हम कुशिंग सिंड्रोम दे सकते हैं। तो इसकी डायग्नोस के लिए भी हम स्टेरॉइड दे सकते हैं। कार्टिसोल लेवल इससे हम मालूम करते हैं मेनली यूरिन में, प्लाज्मा में एंड सलाइवा में। एंड द डिक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट आर यूज्ड टू डायग्नोस कुशिंग सिंड्रोम। तो हम स्टेरॉइड देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या इस बंदे की जो कार्टिसोल लेवल है वो स्टेरॉइड के साथ कम हो गया है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा स्टेरॉइड के साथ भी तो हम ये कह सकते हैं कि इस बंदे को कुशिंग सिंड्रोम है। द सिंथेटिक ग्लूकोकार्टिकाइड डेक्सामेथासोन सप्रेस कार्टिसोल रिलीज इन नॉर्मल इंडिविजुअल। जो ग्लूकोकार्टिकाइड डेक्सामेथासोन है नॉर्मल इंडिविजुअल में वो कार्टिसोल की लेवल को नॉर्मल लगते हैं, बट नॉट दोज विद कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम वाले में फिर वो भी नॉर्मल नहीं हो जाता। फिर अगर हम बात कर ले एक्सेलरेशन ऑफ लंग मेचुरेशन, लंग की जो मेचुरेशन होती है एक न्यू बार में या एक प्रेग्नेंट वुमेन के, मतलब जो बच्चा है उसमें अगर उसके लंग्स इमेच्योर हो, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में हो, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आरडीएस इज अ प्रॉब्लम इन प्रीमेच्योर इन्फेंट। सो फीटल कार्टिसोल इज अ रेगुलेटर ऑफ लंग मेचुरेशन। कार्टिसोल जो हार्मोन होते हैं वो फीटस की मेनली मेचुरेशन करते हैं उसके लंग्स के। Consequently, a regime of betamethasone or dexamethasone administered intramuscularly to the mother within the 48 hour preceding premature delivery can accelerate lung maturation। ठीक है, मेनली अगर हमें पता हो कि इस मदर का जो बेबी है वो प्रीमेच्योर है और इसकी मतलब बर्थ नजदीक है तो हम क्या कर लेते हैं उसको आईएम बीटामिथासोन और डेक्सामिथासोन इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उस बच्चे की हमारे पास लंग मैच्योर हो जाए और वो हमारे पास आरडीएस रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और उसमें आगे लीड न कर जाए। तो एक्सेलरेशन ऑफ लंग मैच्योरेशन के लिए भी हम बीटामिथासोन और डेक्सामिथासोन की एक रिजीम देते हैं।
एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज स्टेरॉइड के किस तरह है? फॉर सप्रेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, बोन की जो बीमारी है, इज एंजेवेंट विद एनसेड इन सीवियर केसेस। ठीक है, एनसेड के साथ साथ हम स्टेरॉइड भी देते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस में भी हम दे सकते हैं एनसेड और इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, उस जॉइंट के अंदर हम इंजेक्शन लगाते हैं। रूमेटिक फीवर, ये हार्ट की एक डिजीज है, सीवियर केसेस विद कोरोनरी हार्ट फेलियर, ठीक है, तो उसमें भी हम दे सकते हैं। गोट, गोट भी हमारे पास जॉइंट की एक बीमारी है कि जिसमें हमारे पास यूरिक एसिड बहुत ज्यादा रिटेन कर जाते हैं बॉडी में, तो उसमें भी हम दे सकते हैं। एनसेड फेल्ड केसेस एंड कोल्किसिन फेल्ड केसेस, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, तो उसको भी हम फिर स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं। इधर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, और इधर जॉइंट के दरमियान जो लगाते हैं। सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डर्माटाइटिस। ठीक है, डर्माटाइटिस में, आईबीएस में, इन्फ्लेमेटरी बोल डिजीज ऑफ योर इंटेस्टाइन, ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है एंड क्रोहन डिजीज, ये बोल की डिजीज है मेनली। सर्कोइडासिस फॉर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट इन एडिशन, ठीक है, उसमें हम सर्कोइडासिस अभी क्या है, is an inflammatory disease that affect multiple organ in the body but mostly the lung and lymph gland। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, उसके उस बंदे के लिम्फ नोड में बहुत ज्यादा निड्यूल से बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं सर्कोइडोसिस, तो उसमें हम ये दे सकते हैं। फिर हमारे पास अगर हम बात कर ले अल्सरेटिव कोलाइटिस की, तो ये हमारे पास क्या है, इज एन इन्फ्लेमेटरी बोल डिजीज दैट काज लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेमेशन एंड अल्सर इन योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या इंटेस्टाइन में अगर हमारे पास अल्सर बन जाए कोलान में, तो उसको हम कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। और क्रोहन डिजीज क्या है, इज एन इन्फ्लेमेटरी बोल डिजीज, इट कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए विच कैन लीड टू एब्डोमिनल पेन, सीवियर डायरिया, फटीग, वेट लॉस एंड माल न्यूट्रिशन, ठीक है, तो उसमें इन सारे डिजीज में हम ये दे सकते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हम स्टेरॉइड किस तरह दे सकते हैं, कंबाइन विद अदर इम्यूनोसप्रेसेंट, साइक्लोस्पुरिन और एजाथोप्रिन, उसके साथ हम कॉम्बिनेशन में ये देख सकते हैं। फॉर प्रोलॉन्ग यूज प्रेडनिसोलोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन आर यूज, ये ज्यादातर यूज होते हैं। इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इसका। कैन बी इजीली टेपर, ठीक है, हम इसको इसलिए यूज करते हैं ताकि उसको हम पेशेंट को फिर इससे डिपेंडेंसी में उसको न लेके जाए। कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्टरनेट रिजीम, अल्टरनेट रिजीम पे फिर हम उसको डाल देते हैं। कंट्राइंडिकेशन स्टेरॉइड के क्या है, पेप्टिक अल्सर में हम इसको नहीं दे सकते, हाइपरटेंशन में भी नहीं दे सकते, साइकोसिस में भी नहीं दे सकते। साइकोसिस इट इज रिलेटेड टू मेंटल मेंटल डिजीज है ये। डायबिटिस मलाइटस में नहीं दे सकते क्योंकि ये शुगर लेवल बहुत इंक्रीज कर लेता है। ग्लूकोमा इज आई डिजीज, आई का एक डिजीज, उसमें भी नहीं दे सकते। और प्रेगनेंसी में भी ये हमारे पास इतना सेफ नहीं है। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है, स्टूडेंट आवाज आप लोगों को आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट इसका क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है? प्रेसिपिटेशन ऑफ डायबिटिस मेलाइटस, डायबिटिस मेलाइटस को बहुत ज्यादा आगे लेके जाते हैं, उसमें बहुत खराबी की तरफ लेके जाते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया में एक पेशेंट को जाते हैं लेके जाते हैं। इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, ठीक है, एक बंदे को, अगर एक बंदा बहुत ज्यादा स्टेरॉइड अब्यूज करता है तो वो ससेप्टेबल होता है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टेरॉइड यूज नहीं करने चाहिए क्योंकि वो बंदा फिर ससेप्टेबल होता है, वल्नरेबल होता है कि उसको इन्फेक्शन हो जाए। पेप्टिक अल्सर में, अगर एक बंदे की स्टमक में अल्सर है या इंटेस्टाइन में, तो ब्लीडिंग एंड परफोरेशन की तरफ भी लेके जा सकता है एडवर्स इफेक्ट में। ऑस्टियोपोरोसिस में भी एक बंदे को लेके जा सकते हैं। फ्लेयर स्पॉन्जिबोन, ये स्टेरॉइड की साइड इफेक्ट है। मायोपैथी, वीकनेस ऑफ मसल, ठीक है, कैटरेक्ट, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर, ठीक है, कैटरेक्ट, तो ये भी हमारे पास आई का डिजीज है, तो उसकी तरफ भी लेके जा सकते हैं पेशेंट को। ग्लूकोमा, प्रोलॉन्ग टॉपिकल थेरापी से अगर हम बहुत ज्यादा आई में लगाते हैं स्टेरॉइड वगैरह, तो पेशेंट को ग्लूकोमा की तरफ लेके जाते हैं। ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ को भी इवन रिटार्ड कर सकते हैं इन चिल्ड्रन। इंक्रीज एपिटाइट एंड वेट गेन, ठीक है, अगर कोई बहुत ज्यादा स्टेरॉइड यूज करता है तो उसको बहुत ज्यादा एपिटाइट लगेगी और उसका वेट भी गेन होगा। डिपॉजिट ऑफ फैट इन चेस्ट, चेस्ट में बहुत ज्यादा फैट, अगर कोई स्टेरॉइड की यूज करता है बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए तो उसका वेट गेन होता है। ठीक है, चेस्ट में, फेस में उसका फैट बहुत ज्यादा आ जाता है, अपर बैक में, स्टमक में। वाटर एंड साल्ट रिटेंशन लीडिंग टू स्वेलिंग एंड एडीमा, so वाटर और साल्ट जब रिटेन हो जाते हैं तो एंड पर्सन में लीड टुवर्ड्स स्वेलिंग एंड एडीमा, और हाई ब्लड प्रेशर की तरफ भी बंदा चला जा सकता है ड्यू टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड। अच्छा जी, डिसकंटिन्यूएशन आप उसकी किस तरह करते हैं? अगर एक बंदा स्टेरॉइड यूज करता है तो आप उसको किस तरह डिसकंटिन्यू करेंगे? सडन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ दिस ड्रग कैन बी अ सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है,
तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। इफ अ पेशेंट हैज सप्रेशन ऑफ द HPA एक्सिस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनो कॉर्टिकल, ठीक है, ये अगर हमारे पास उसकी सप्रेस हो, इन दिस केस abrupt removal of corticosteroids cause acute adrenal insufficiency that can be fatal। तो आप अगर एक बंदे में स्टेरॉयड हार्मोन बहुत ज्यादा कम है बॉडी में, तो आप उसको, अगर आप उसको स्टेरॉयड दे रहे हो तो आप उसको डायरेक्टली उससे वो नहीं करेंगे, डायरेक्टली उससे वो टेपर ऑफ नहीं, बहुत एब्रप्टली उससे आप उसको रिमूव नहीं करेंगे, लेकिन आपने आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करना है। दिस रिस्क कपल विद द पॉसिबिलिटी दैट विड्रॉल माइट कॉज एन एक्सर्बेशन ऑफ द डिजीज। इवन अगर आप उसको उसी टाइम मतलब एब्रप्टली उसको रिमूव कर ले उस डिजीज से, तो वो एक्सर्बेशन उसका डिजीज मजीद ज्यादती की तरफ चला जा सकता है। मींस दैट द डोज मस्ट बी टेपर्ड स्लोली अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल टॉलरेंस। तो आपने डोज को आहिस्ता आहिस्ता कम करके फिर एक बंदे को उससे रिमूव करना है। द पेशेंट मस्ट बी मॉनिटर्ड केयरफुली, और इस पेशेंट को कि आपने केयरफुल मॉनिटरिंग करनी होती है कि इस बंदे का साइन सिम्टम क्या शो हो रहे हैं। फिर हमारे पास है टेपरिंग ऑफ द डोज ऑफ स्टेरॉइड। आप इसको किस तरह टेपर ऑफ करेंगे, किस तरह आप इसको मिनिमाइज करते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ मिनिमाइज बाय टेकिंग द लोएस्ट डोज पॉसिबल। एक बंदे को चाहिए कि वो स्टेरॉइड अगर उसको यूज करने की जरूरत हो, तो वो बिल्कुल उसको लोएस्ट पॉसिबल डोज में ले ले। देयर स्टिल यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट, वो हमारे हमको फिर पॉजिटिव रिजल्ट देता है। एंड फॉलोइंग डॉक्टर ऑर्डर और प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, स्टेरॉइड को लोग ओवर द काउंटर ड्रग भी लेते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। तो टेपर आप जब करते हैं उसकी डोज को कम करना चाहिए। अच्छा, it is important to avoid self regulation of the dosage either by adding more or stopping the drug without a schedule। खुद से वो नहीं करना है कि मैंने ये इतना ज्यादा लेना है या कम लेना है। डॉक्टर से मशवरा करके या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से उसके बाद ड्रग टेपर ऑफ करना है। स्टेरॉइड मस्ट बी ग्रेजुअली रिड्यूस टू परमिट द एड्रिनल ग्लैंड टू रिज्यूम नेचुरल कार्टिसोल प्रोडक्शन। स्टेरॉइड पे एक बंदे को ज्यादा डालना भी नहीं चाहिए, ताकि उसका एड्रिनल ग्लैंड बहुत ज्यादा बाहर से डिपेंड ना हो जाए और वो अपनी भी प्रोडक्शन को शुरू कर ले कार्टिसोल की। एलिमिनेटिंग डोजेज टू क्विकली कैन रिजल्ट इन एड्रिनल क्राइसिस, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा एलिमिनेट कर ले, डोज को बहुत ज्यादा कम कर ले, तो एड्रिनल क्राइसिस में भी एक बंदा जा सकता है। अ लाइफ थ्रेटनिंग स्टेट काज बाय इनसफिशिएंट लेवल ऑफ कार्टिसोल। तो अगर आप उस बंदे को बहुत ज्यादा क्विकली, अगर आप उसने उसको आपने कार्टिसोल हार्मोन उस स्टेरॉइड पे बाहर से आपने उसको मतलब डिपेंड किया हुआ है और उसके बॉडी में इनसफिशिएंट है, अगर आप उसको डायरेक्टली क्विकली उसको मतलब रिमूव कर ले, तो क्राइसिस में भी चला जा सकता है, इन लीड टू डेथ। Another possible complication to coming off steroid is withdrawal syndrome, ठीक है, withdrawal इफेक्ट भी उसका बहुत ज्यादा आ जाता है। अच्छा, अभी हमारे पास स्टूडेंट एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ लिया मिनरलोकार्टिकाइड, ग्लूकोकार्टिकाइड में हमने डी बीटा मिथासोन, डेक्सामिथासोन, प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन, सोलोकार्टिफ वगैरह ये पढ़ लिया। अभी हम पढ़ेंगे एनाबॉलिक स्टेरॉइड। अकॉर्डिंग एनाबॉलिक ये है कि जो वेट गेन में मदद देते हैं। According to the National Institute on Drug Abuse, anabolic steroids are synthetic substance related to the male sex hormone androgen, ठीक है। आपको पता है कि मेल में जो मेनली सेक्स हार्मोन होते हैं, जो कि हमारे पास मेल में रिलीज होते हैं, उसके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, वो मेनली इन एंड्रोजन हार्मोन, सेक्स हार्मोन की वजह से होते हैं। तो उसी की तरह एनाबॉलिक स्टेरॉइड भी हमारे पास उसकी सिंथेसिस हो गई है। इनका काम क्या है, दे प्रोमोट ग्रोथ ऑफ स्केलेटल मसल। एनाबॉलिक मीन कि ये उसकी इनाबॉलिज्म कर लेता है, स्केलेटल मसल की ग्रोथ होती है। एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, मेल के जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हैं उसकी डेवलपमेंट में भी ये बहुत ज्यादा किरदार अदा करते हैं। एंड्रोजेनिक इफेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर हम मेल में देख ले तो उसके फॉर एग्जांपल डीपनेस ऑफ वॉइस, इस तरह स्केलेटल मसल उसके बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होते हैं, एंड्रोजन की वजह से। फिर अगर हम बात कर ले, द प्रॉपर टर्म फॉर दिस कंपाउंड एक्चुअली इज एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। प्रॉपर टर्म इसके लिए जो यूज होता है एनाबॉलिक और एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड है। एनाबॉलिक किसके लिए, रिफर टू मसल बिल्डिंग, मसल इसका बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाता है। एंड्रोजेनिक रिफर टू इंक्रीज मस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक, मस्कुलिन मीन एज अ मैन, मस्कुलिन होते हैं और एक फेमिनिन होते हैं। तो इस एंड्रोजेनिक की वजह से उसके मस्कुलिन जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। स्टेरॉइड क्या है, रेफर टू द क्लास ऑफ ड्रग, ठीक है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड आर अवेलेबल लीगली ओनली बाय प्रिस्क्रिप्शन। अगर एक बंदे को कोई मसला है तो उसको बाय प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, टू ट्रीट कंडीशन दैट अकर व्हेन द बॉडी प्रोड्यूस एबनॉर्मली लो अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। मेल के सेक्स हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन। अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो तो उससे
उस मेल में प्यूबर्टी भी लेट आएगी और उसमें इम्पोर्टेंस भी होगी। तो इसी बिना पर डॉक्टर या जो सेक्सुअलोजिस्ट हैं वो उनको प्रेस्क्राइब करते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड, लेकिन ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। दे आर आल्सो प्रिस्क्राइब टू ट्रीट एनाबॉलिक स्टेरॉइड, सिर्फ मतलब मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के नहीं होते, इसके और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है। किसके लिए? बॉडी वेस्टिंग इन पेशेंट विद एड्स, एड्स की वजह से अगर बॉडी बहुत ज्यादा वेस्ट हो गई हो, अदर डिजीज दैट रिजल्ट इन लॉस ऑफ लीन मसल मास, और बहुत सारे डिजीज है उसमें अगर बहुत ज्यादा लीन मसल मास है, ठीक है, तो उसमें दे सकते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? सिंथेटिक एंड्रोजन, जो कि बाहर से सिंथेसाइज किए हैं, हायर एनाबॉलिक बट लोअर एंड्रोजेनिक एक्टिविटी, ये बहुत ज्यादा एनाबॉलिज्म कर लेते हैं। अ, मतलब इसकी एनाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू एंड्रोजेनिक एक्टिविटी, 1:3 है हमारे पास। अगर हम बात कर ले इनके ड्रग क्या है अभी हमारे पास, नेंड्रोलोन प्रोपियोनेट 10 to 25 mg/ml, ठीक है, इंजेक्शन डोराबुलिन के नाम से आते हैं। नेंड्रोलोन देखो डिकानोवेट 25 to 100 mg/ml, ठीक है, ये इंजेक्शन डिका ड्यूराबुलिन के नाम से आते हैं। स्टेनाजोलोल के नाम से भी आते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड के। एनाबॉलिक स्टेरॉइड के थेरापीटिक यूजेस क्या क्या है? मेटाबॉलिक स्टेट एक्यूट इलनेस में या सीवियर ट्रॉमा में या मेजर सर्जरी में हम दे सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में भी दे सकते हैं अगर मस्कुलर मास बहुत ज्यादा कम हो गया है। सब ऑप्टिमल ग्रोथ इन बॉयज, अगर बॉयज में ग्रोथ बहुत ज्यादा रिटार्ड है। परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए भी मेल में दे सकते हैं। एब्यूज इसका अभी क्या है? एनाबॉलिक स्टेरॉइड आर बीइंग एब्यूज्ड बाय सम एथलीट, जो कि एथलीट हैं, जिम में जाते हैं, जो रेसलर हैं, जो हमारे पास जो जिम वाले हैं, एंड अदर टू एनहांस परफॉर्मेंस और इम्प्रूव फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस के लिए अपनी जो मतलब वो जो जिम करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को एनहांसमेंट के लिए वो इसको एब्यूज कर लेते हैं। एब्यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम में एक बंदे को लेके जा सकते हैं। सम ऑफ विच आर इरिवर्सिबल, बहुत सारे इसमें इरिवर्सिबल भी है। मेजर साइड इफेक्ट कैन इंक्लूड लिवर ट्यूमर, ठीक है, लिवर में ट्यूमर में भी ये मतलब क्रिएट कर सकता है, कैंसर में भी, जॉन्डिस, हमारे पास जॉन्डिस क्या है हमारे पास? येलोनेस ऑफ द स्किन अपीयरेंस, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर में भी एक बंदे को लेके जा सकते हैं, किडनी में भी ट्यूमर बन सकता है, सीवियर एक्नी भी एंड ट्रेम्बलिंग, ठीक है, तो ये इसके एब्यूज की मेजर साइड इफेक्ट्स हैं। तो आजकल अगर आप लोग देख ले जो एथलीट्स होते हैं या इस तरह के लोग होते हैं, वो स्टेरॉइड को बहुत ज़्यादा एब्यूज कर लेते हैं और इसके साइड इफेक्ट्स फिर बहुत ज़्यादा है। ट्रेमलिंग मीन कि वो बहुत ज़्यादा कामता है फिर, ठीक है। इन मेल साइड इफेक्ट में इंक्लूड श्रिंकिंग ऑफ द टेस्टिकल, मेल में साइड इफेक्ट ये भी है कि उसके जो टेस्टिकल है, जो टेस्टिस है, इवन उसको भी श्रिंक कर सकता है, एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है, उसमें ब्रेस्ट भी डेवलप हो सकते हैं। फीमेल में साइड इफेक्ट में इंक्लूड ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, फेस के जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं। मेंस्ट्रुअल चेंजेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आ सकता है, एंड डीप एंड वॉइस, ठीक है, उसमें जो उसका वॉइस है वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है। इन टीनेजर ग्रोथ में भी हार्ट प्रीमेच्योरली एंड परमानेंटली, ठीक है, उनमें ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। अच्छा जी, एंड्रोजन की एडवर्स इफेक्ट अभी क्या है? वायरलाइजेशन और मस्कुलिनाइजेशन में अकर विन in women receiving relatively high dose for prolonged periods such as for estrogen dependent memory carcinoma, तो वो बहुत ज्यादा मस्कुलिन होते हैं फिर वो फीमेल, ठीक है, बहुत ज्यादा वो मस्कुलिन या बॉडी बिल्डर बन जाते हैं। कोलेस्टेटिक जाइंटिस के लिए अगर हम इसको दे सकते हैं, कोलेस्टेटिक जाइंटिस मीन कि अगर डक्ट वगैरह उसकी ब्लॉकेज है और प्रॉपरली उससे वो बिलरुबिन वगैरह वो हमारे पास बाहर नहीं जा रहा। प्रिएपिज्म, सस्टेन इरेक्शन, ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है, उसकी अगर सस्टेन इरेक्शन हो जाए, एडीमा या प्रोमोशन ऑफ साल्ट एंड वाटर रिटेंशन, या एक्नी, हेपेटिक कार्सिनोमा, ठीक है, ये हमारे पास है। गायनोकोमेस्टिया में अगर हम एक फीमेल में बहुत ज्यादा स्टेरॉइड दे सकते हैं गायनोकोमेस्टिया में, तो उसमें हेपेटिक कार्सिनोमा भी बन सकता है। हेपेटिक कार्सिनोमा मीन कि उसके लीवर में कैंसर बन जाता है। एक्नी मीन कि उसमें बहुत सारे दाने निकल आते हैं, ठीक है। एडीमा क्या है कि उसमें उसके जो पेरिफेरी है, उसके जो पाव हाथ है वो बहुत ज्यादा स्वेल हो जाते हैं। प्रिएपिज्म, सस्टेन इरेक्शन, ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है,
तो ये भी हमारे पास इवन हो सकता है। इट इज इन मेल, ठीक है। तो ये हमारे पास था कार्टिकोस्टेरॉइड वाला लेक्चर। पहला लेक्चर मैंने आपको इसका सेंड कर लिया है।